like a Hellcat. हेलो एवरीबॉडी, आई एम आर्यमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्काई। पहले तो मैं माफी चाहूंगा, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं। दरअसल में मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इस वजह से आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। बट आज से हम स्टार्ट करने वाले अपना सिलेबस, रीस्टार्ट करने वाले अपना सिलेबस। और अब जो हमारा सिलेबस है वो एकदम पेस, एकदम एक्सेलरेट होके चलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और ये है चैप्टर नंबर 2 सिविक्स क्लास 10th का लास्ट टॉपिक। चैप्टर 2 फेडरलिज्म इन इंडिया का लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और इसे हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। एक मिलने वाला है आपको आज और एक मिलेगा आपको कल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो देखिए, हमें ये पता है कि एक कंट्री में क्या होता है। सबसे पहले होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे के पूरे सेंटर को कंट्रोल करती है, राइट। पूरे के पूरे सेंटर को कंट्रोल करती है। फिर होती है एक कंट्री में क्या होती है? फिर होती है स्टेट्स। एक पूरी कंट्री किससे बनी होती है? स्टेट्स की। बहुत सारी स्टेट्स मिलकर क्या बनाती है? कंट्री। तो हर एक स्टेट की क्या होती है? अपनी अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। वो अपनी अपनी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिंग को संभालती हैं। लेकिन हमारी जो इंडिया है वो एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। वो बहुत ही बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया। यूरोप की कई ऐसी कंट्रीज हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज इंडिया की इंडिविजुअल स्टेट्स से भी छोटी हैं। यूरोप की कंट्रीज इंडिया की स्टेट से भी छोटी हैं। तो सोच के देखिए कि इंडिया कितना बड़ा, उसके ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी, और कितनी ज्यादा पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। इसी वजह से यह जरूरत समझी गई कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पूरी की पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहली बात, बहुत ही ज्यादा वास्ट है इंडिया। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बहुत ज्यादा एथनिसिटी है इंडिया की। बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज के फॉलोअर्स, बहुत ही ज्यादा रिलीजन के फॉलोअर्स, डिफरेंट रिलीजन वाले, डिफरेंट कल्चर के फॉलोअर्स। इतनी ज्यादा एथनिसिटी कि सिर्फ 2 गवर्नमेंट पूरे की पूरे कंट्री को डे टू डे रेगुलेट करे, उसको एडमिनिस्टर करे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो जरूरत समझी गई कि क्या करते हैं, हम एक लोकल गवर्नमेंट भी बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं, जो टाउन्स होते हैं, जिन्हें हम रूरल एरियाज में विलेजेस कह देते हैं, और जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं उन्हें सिटीज कह देते हैं। सिटीज, स्टेट्स के अंदर क्या होती हैं? सिटीज। तो हमने कहा कि हम क्या करते हैं, हम सिटीज में जो है लोकल गवर्नमेंट बना देते हैं। सिटीज में लोकल गवर्नमेंट और विलेजेस में भी लोकल गवर्नमेंट बना देते हैं। तो हमने कहा जो विलेजेस होंगे, जो हमारे गांव के एरियाज होंगे, उन गांव के एरियाज में हम बना देते हैं पंचायत। क्या बना देते हैं? पंचायत। और जो हमारा अर्बन एरियाज है, जो हमारी सिटीज हो गई, हमारे टाउन्स हो गए छोटे छोटे, वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट हम बनाते हैं उसका हम नाम रख देंगे म्युनिसिपैलिटीज। इससे क्या होगा? इससे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। और लोकल गवर्नमेंट के होने से लोग क्या कर पाएंगे? पीपल क्या कर पाएंगे? डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सिंपल लोकल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी सी पावर्स लें, थोड़ी सी पावर्स हम स्टेट गवर्नमेंट से लें, और किसे दे दें? लोकल गवर्नमेंट को दे दें, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी सी पावर्स ली, थोड़ी सी पावर्स हमने स्टेट गवर्नमेंट से ली, और वो पावर हमने किसे दे दी? हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दी। वो छोटे छोटे एरियाज, उन सिटीज, उन टाउन्स और उन विलेजेस को दे दी। उनमें जो गवर्नमेंट हमने फॉर्म करी उसे हमने क्या दे दी? वो पावर दे दी। वो छोटी छोटी पावर, वो थोड़ी पावर जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में से छाटी कि ये पावर हम लोकल गवर्नमेंट को दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हमने वो पावर को छाटी कि ये पावर हम लोकल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। फिर वो पावर्स हमने लोकल गवर्नमेंट को दी, जो कि वो क्या इस्तेमाल करती हैं?
डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग को करने के लिए अपने अपने लोकल एरियाज की। अच्छा, अब इसका बेसिक आइडिया क्या है? आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्या जरूरत पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की? तो क्या लिखना है कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा वास्ट कंट्री है, बहुत ही उसकी डाइवर्सिटी है, बहुत ही ज्यादा एथनिसिटी है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट, पूरी इतनी बड़ी कंट्री को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल काम था। तो ये जरूरत समझी गई कि हम क्या करते हैं, हम इंडिया को डिसेंट्रलाइज करते हैं। मतलब हम थोड़ी थोड़ी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी सी पावर और स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ी सी पावर को लेकर एक नई गवर्नमेंट बना देते हैं, जिसका नाम हम कर देते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो अपने अपने लोकल एरिया को एडमिनिस्टर करे, जिससे कि क्या हो, लोग भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाए इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए। ये होगा व्हाट इज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? तो ये है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी थोड़ी पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो वो होता है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये उसका आंसर है। व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? तो अब वो पढ़ते हैं। क्या हुआ, हमने समझा अगर लोग अपनी अपनी लोकेलिटी की, अपनी अपनी सोसाइटी की, लोकेलिटी मतलब अपनी सोसाइटी कह लीजिए, अपना छोटा डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, अपना एक जिला कह लीजिए, जिसमें रूरल विलेज में क्या कहते हैं, जिला। तो अच्छा, तो लोग जो हैं अपने लोकल लेवल पर, अपने अपने लोकल लेवल पर जो इश्यूज हैं वो बेस्ट सेटल कर पाते हैं। कहते हैं ना, मुद्दा जितना ज्यादा ऊपर लेकर जाएंगे उतना ज्यादा वो फैलता है। सेटलमेंट लोकल लेवल पर बेस्ट सेटल हो सकती है। जो सेटलमेंट कहते हैं ना कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, अगर वो अपने सेटलमेंट को लोकल लेवल पर कर लें तो उन्हें स्टेट लेवल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये था एक बहुत ही बेसिक आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन का, कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर को हटा देंगे, लोग क्या कर पाएंगे, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने डिस्प्यूट्स हैं, उन्हें सेटल करने की कोशिश कर पाएंगे अपने लोकल लेवल में, क्योंकि लोकल लेवल में सेटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज बेस्ट सेटल हो पाते हैं। दी लोकल लेवल, अपने अपने लोकल रीजन में, अपनी लोकेलिटी में लोग अपनी लोकेलिटी की ज्यादा परख रखते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी लोकेलिटी में काम करना है, किस तरीके से हमने पैसे खर्च करने हैं अपनी लोकेलिटी को चलाने के लिए। जैसे गांव है तो गांव का सरपंच होता है, गांव का हेड क्या होता है, सरपंच। वो सरपंच अच्छी तरह से जानता है कि उसके पास कितना बजट है, उसे अपने एरिया को, अपने गांव को किस तरीके से चलाना है, कहां से पैसा लगाना है, कहां पैसा बच सकता है, ठीक है, किस तरीके से। अगर उस गांव के दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो वो सरपंच क्या करेगा, जो सही होगा उसका साथ देगा, जो गलत होगा उसे समझाने की कोशिश करेगा। कई बार जो गलत होता है, अगर उसकी गलती ज्यादा बड़ी होती है तो गांव से उसे निष्कासित कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है। तो ये सरपंच क्या करता है, प्रॉब्लम को सेटल कर देता है डी लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पर दो लोगों के बीच में लोग बेस्ट सेटल कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का दी लोकल लेवल। लोगों को यह अंदाजा होता है कि कहां पर किस तरीके से उन्हें अपने लोकल लेवल को, अपनी लोकेलिटी को रेगुलेट करना है, एडमिनिस्टर करना है, वहां की एक्टिविटीज को चलाना है, कहां पैसा बच सकता है, कहां पैसा खर्च करना है, ये कहां सेटल हो पाता है, लोकल लेवल पर। लोगों को अपनी लोकेलिटी की परख होती है, अपनी जानकारी होती है, चीजें बहुत ज्यादा एफिशिएंटली लोकल लेवल पर मैनेज हो सकती हैं। इसी वजह से लोकल लेवल को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझा गया कि ऐसा करने पर लोग क्या कर पाएंगे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि देखिए, स्टेट लेवल का मान लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू अ टाउन, ज्यादा होगी डेफिनेटली। तो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल का वोट का परसेंटेज, का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली थोड़ा कम होगा। मान लीजिए अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है तो एक इंडिविजुअल का परसेंटेज होगा 0.50%। वहीं अगर एक टाउन की बात करें, एक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की बात करें, तो वही वोट का परसेंटेज 2% हो जाएगा। मतलब एक इंडिविजुअल का वोट की कीमत काफी ज्यादा बढ़ेगी और इसी वजह से जो लोग हैं वो डायरेक्टली
पार्टिसिपेट कर पाते हैं द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अपनी बात रखने का, उन्हें अपनी बात को रखने का मौका, एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है एट द लोकल लेवल हर एक इंडिविजुअल को। डेफिनेटली इसी वजह से लोकल लेवल को क्या समझा गया, एक जरूरत समझा गया कि ये एक तगड़ा कंसेप्ट है, इसे अगर हम लेके आते हैं, इसे अगर हम अडॉप्ट करते हैं अपनी कंट्री में, तो लोग क्या कर पाएंगे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे। और इसे हमने नाम दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोग खुद के लिए फैसला जब लेंगे, लोग जब खुद के लिए फैसला लेंगे डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर कर कि हमें किसे अपने गांव का सरपंच बनाना है, किसे हमें अपनी जो म्युनिसिपैलिटी है, हमने क्या पढ़ा, अर्बन एरियाज में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी, अर्बन एरियाज में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी, विलेजेस में क्या होता है, पंचायत। तो ये लोग जब डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो खुद को गवर्न कर रहे हैं, वो खुद के लिए डिसीजन लेने का उनको मौका मिल रहा है कि हाँ हम ये चाहते हैं, यही तो है, ये क्या है, यही तो सेल्फ गवर्नमेंट है कि हम खुद के लिए फैसला लें कि हमें ये चाहिए। इससे ये फायदा हुआ लोकल गवर्नमेंट का, डिसेंट्रलाइजेशन का ये मकसद था, ये था उसका बेसिक आइडिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोग खुद को गवर्न करें, खुद के लिए डिसीजंस लें, खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएं। अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, पहले वो उसे कोशिश करें कि उसे लोकल लेवल पर आसानी से सेटल कर लें। अगर नहीं होता है तो फिर वो स्टेट लेवल पे चले जाओ, भाई नहीं हो रहा स्टेट लेवल पे भी तो फिर सेंटर पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था लोकल लेवल का कंसेप्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि विलेजेस में क्या होता है, पंचायत, अर्बन एरियाज में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज। और ये दोनों की दोनों, अगर कोई विलेज है, कोई म्युनिसिपैलिटी है, तो ये दोनों की दोनों उस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है। महाराष्ट्र में जितने भी विलेजेस हैं उन सब में पंचायत होंगी, और महाराष्ट्र में ही जितनी भी सिटीज हैं या टाउन्स हैं उन सब की एक एक म्युनिसिपैलिटी होगी। अब वो सारी की सारी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी किसके अंडर वर्क करेंगी, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करेंगी। क्लियर, आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही थी, लोकल लेवल गवर्नमेंट में दिक्कत क्या हो रही थी कि इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो पा रहे थे। जो डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन थी, लोकल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन तो हो गई, उसमें डेमोक्रेसी को चलाते रहना वो थोड़ा एक इशू क्रिएट हो रहा था स्टार्टिंग में, अभी नहीं, स्टार्टिंग में। 1994 के बाद एक बड़ा स्टेप आया जिसने डिसेंट्रलाइजेशन के मुद्दे को और ज्यादा सक्सेसफुल किया, और वो होगा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का पार्ट 2, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या था कि एक तो ये दिक्कत थी लोकल लेवल गवर्नमेंट में कि एक तो इलेक्शंस नहीं होते थे, और लोकल लेवल जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, जो ये पंचायत होती थी, उन्हें पावर्स नहीं मिल पाती थी। क्योंकि हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हम पावर लेकर किसे देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर देती ही नहीं थी, छोड़ना ही नहीं चाहती थी, लोकल गवर्नमेंट को देना ही नहीं चाहती थी। इसी वजह से क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट का ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा फेल कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो मैंने बताया कि स्टेप उठाया गया लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद जाकर और ज्यादा सक्सीड हुई, वो होगा हमारा पार्ट नंबर 2, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। पूरा पैरा एक बार पढ़ के देखिएगा, नोट्स पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट 2 में डिस्कवर जो है हमारा कवर करेंगे हम आगे का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। अ वेरी गुड लक एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक, बाय बाय।